जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, बात करने के लिए आया हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। अभी मेरे साथ दोस्त जो आज संडे है ना तो इसलिए सो रहे हैं। नहीं, उठिए, क्योंकि सुबह का जो मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं इसको, और इसमें जल्दी उठना ही सेहत के लिए बहुत बड़ा लाभदायक होता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो जीवन हमारी उमंगों से प्रसन्नचित्त हो जाता है। एक नई उमंग, नई रोशनी। राम बिहारी अहीर जुड़ गए हैं। राम भाई अहीर, जय यादव, जय माधव। राम भाई अहीर, आपको नमन है, आपको नमस्कार, वंदन है, जय हिंद है। और मैं आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि मैंने शाम को भी आपको आह्वान किया था, अनिल कुमार जी जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लाइव आए हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं, क्योंकि आप लोग ही तो मेरी शक्ति हैं, आप लोग ही तो मेरी ताकत हैं। राव सोनू यादव जुड़े हैं, कारगिल शहीद, रमेश भाई ट्रस्ट, आपको भी नमन है। रमेश कुमार, जय हिंद। अशोक कुमार, जय हिंद। विपिन यादव, जय श्री कृष्णा। तरुण प्रधान जी जुड़े हैं, तरुण प्रधान जी, नाइस। आलोक यादव जी, आप सबको मेरा नमन और वंदन है, जय हिंद है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कल भी आपको विपिन, जय हिंद गुरुजी भाई, जय हिंद, जय हिंद। आप लोगों के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि जो आप यूथ हैं, आप नौजवान हैं, और नौजवान राष्ट्र की ताकत होती हैं, राष्ट्र की पहचान होती है। और अगर आप मेरी बात को मेरे उन नौजवान साथियों तक, देश के उन युवाओं तक पहुंचा सकते हैं, तो मैं उन तमाम देश के युवाओं को से आह्वान करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि हिंसा के रास्ते को छोड़ दीजिए। और अगर आप हिंसा यूं ही करते रहेंगे तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? वेदपाल यादव जी, आप तो देश का भविष्य, देश का आधार हैं, देश की शक्ति हैं, देश का मान है, देश का स्वाभिमान है। तो देश का मान, स्वाभिमान, शक्ति इस तरह से कुछ लोगों के बहकावे में आकर के इस तरह की जो हिंसक कार्रवाइयाँ जो कर रहे हैं, ये ना तो हम लोगों के लिए ठीक है, ना देश के लिए ठीक है। हो सकता है नीतियाँ गलत हो सकती हैं, नीतियों में सुधार किया जा सकता है। नीतियों के बारे में आप बात कीजिए, और अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि सब लोग बहरे नहीं हैं, सब लोग अंधे नहीं हैं, सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हम सब युवाओं का दर्द का एहसास कर रहे हैं। तो उस दर्द को हिंसा में न बदलें, उस दर्द को एक ताकत बनाएं, और वो ताकत आपके संयम के साथ, अनुशासन के साथ में वो बढ़ सकती है, और उस ताकत को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। शरद यादव जी, जय श्री कृष्णा। अनुज कुमार यादव, वेरी नाइस। रीना यादव, आप लोग पुरजोर विरोध कीजिए सर। राणा यादव, शरद यादव, राणा यादव जी, देखिए, विरोध करना भी एक तरीका होता है। राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और राष्ट्र की शक्ति का लहू सड़कों पर बहाना, ये कौन सा तरीका होता है? हम नीतियों की जो बुराइयां हैं उनका विरोध करते हैं कि यहाँ इस तरह की नहीं होनी चाहिए। पहले हमारी सेना को सशक्त बनाओ, उसको समृद्ध बनाओ, और जो देश का इन्वायरमेंट है, सैन्य इन्वायरमेंट में तब्दील अगर करने के लिए अग्निपथ योजना लाई गई है, तो ये एक अच्छी भी योजना है। इसका आप ये समझिए कि अच्छी भी योजना है, क्योंकि जब हमारी सैन्य शक्ति सशक्त होगी, समृद्ध होगी, और हम पूर्ण रूप से
सक्षम होंगे तो हम ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, एक नर्सरी है कि जहाँ से हम अपने नौजवानों को एक सैन्य रूप में पौध के रूप में तैयार करके देश को वापस लौटाएंगे। देश उस पौधों को अपने अलग अलग बगीचों में लगाएगा तो शायद वो सैन्य खुशबू पूरे देश में फैलती चली जाएगी, देश का अनुशासन बनता चला जाएगा, देश में शिष्टाचार सभ्यता बनती चली जाएगी। जो आज जो फौज की सैन्य कार्यशैली है, जो कार्यशैली है इतनी सुदृढ़ है, इतनी अच्छी है कि उससे हम प्रभावित होते हैं, पूरा देश प्रभावित होता है। और वही लोग जब अपना जिसका जो 4 साल के बाद जब वापस आ रहे हैं तो वो जब दूसरी जगह वो जाकर के स्थापित होते हैं, दूसरी जगह वो एम्प्लॉय होते हैं, दूसरी जगह वो काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क के ऊपर हमारी सैन्य कार्यशैली का प्रभाव पड़ेगा और जिससे हमारे समाज के अंदर, हमारी संस्थाओं के अंदर हमारी वो कार्यशैली का जो प्रभाव है वो दिखने लगेगा, लोगों को सम्मान मिलने लगेगा, लोगों को इज्जत मिलने लगेगी। तो हमें उस चीज को जो है भी समझना पड़ेगा। आप सब समझते हैं, आप सब जो है आप ये देखिए कि जब आज अगर हम सैन्य की बात करें, सेना के अंदर पिछले 2 सालों से 2.5 सालों से नहीं हुई है, कभी भर्ती नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं वो कमी तो है। तो सरकार को पहले उस कमियों को भी तो जरा उनको देखना भी होगा। ये हम लोग वो भूतपूर्व सैनिक, हमारे जो है देश के बुद्धिजीवी लोग इस चीज के लिए हाँ नहीं, ये शेखावत जी है। 24 तारीख को पहली सेना भर्ती, अगर भीड़ नहीं पहुंचती है तो कानून गलत, अगर पहुंचती है तो ये विपक्ष का ही प्लान या आंदोलन है सर। देखिए, मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है, पार्टियां कोई सर्वोपरि नहीं। सारे राजनीतिक दल अपने राणा यादव जी, अरे सर क्या आप अग्निवीर योजना का समर्थन कर रहे हैं या ये क्लियर करें। अरे राणा भाई, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमें ये योजना जिस मकसद से, जिस तरह से अगर लाई गई है तो इसके कहीं दूरगामी चीजें हैं, ये समझिए। लेकिन कुछ खामियां हैं, मैं उसका विरोध करता हूं, कुछ खामियां हैं। और वो खामियां हैं कि जब तक एक युवाओं को, राष्ट्र को, जब हमारे वो अग्निवीर वापस आएंगे सेना से, तो उनको एक अस्वस्थ, जो विश्वास में नहीं लिया जा रहा, उनको अस्वस्थ न किया जाएगा कि वो उन्हीं को स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस या किसी भी सरकारी संस्थानों में उन्हीं का चयन होगा, कोई अलग से भर्ती नहीं होगी। ये सरकार को क्लियर करना चाहिए। दूसरा मेरा एक और है कि जब हमारे अग्निवीर हमारे अपने इस सैन्य काल के दौरान अगर शहीद हो जाता है या विकलांग हो जाता है, तो उसको जो आप एक मॉनेटरी जो पैकेज दे रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट, वो एक ठीक है, लेकिन उसके साथ उनको पेंशन भी दी जानी चाहिए। विकलांग होने के बाद वो अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करेगा, और अगर शहीद हो गया है तो वो किस तरह से, उसके माँ बाप या पत्नी और अगर बच्चा है तो वो किस तरह से उसको जीवन को जी पाएंगे। तो ये सरकार से मैं भी आह्वान कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आह्वान कर रहा हूँ, माननीय रक्षा मंत्री जी से भी आह्वान कर रहा हूँ कि आप अपने माध्यम से देश के युवाओं को आश्वस्त कीजिए, और राज्य सरकारों को ये सख्त निर्देश होने चाहिए, और राज्य सरकार अपना गजट नोटिफिकेशन में इस चीज को क्लियर करे कि हम कोई भी एक्स्ट्रा भर्ती नहीं करेंगे, बल्कि इन अग्निवीर जो हमारे आएंगे वापस, इन्हीं को ही भर्ती किया जाएगा। प्राथमिकता नहीं, इन्हीं को ही भर्ती किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार इस तरह के जो है सुझाव हमारे नौजवानों को देगा तो नौजवान शायद उनको
अच्छा भी होगा और उन नौजवानों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर भी ये प्रदान है कि हम जिसको 1-2 साल जो शौक है वर्दी पहनने का, तो ये स्कीम उन लोग नौजवानों को भी जो है फ़ायदा पहुंचा रही है कि हाँ, वो उनको जो है मौका मिला 4 साल के बाद 4 साल नौकरी करने का, फौज में रहने का, फौज में काम करने का, फौज के तौर तरीकों को सीखने का, फौज के जो संस्कृति है उसको समझने का। तो सर वो जो है वो जब वापस, क्योंकि बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं कि जब कुछ दिन के नौकरी करने के बाद हम वापस अपना जो है सिविल में कोई काम करना है या दूसरी सर्विस करनी है, तो उसके लिए ललायत होते हैं। तो उनके लिए मौका है कि यार वो 4 साल नौकरी करें और फिर वापस आए। तो ये हमारे सेना के लिए बड़ा एक ये है कि हम अपने सैन्य वीर, अग्निवीर तैयार कर रहे हैं देश के लिए, और जब जरूरत पड़ेगी तो देश उनका फ़ायदा भी उठा सकता है। देश की शक्ति देश के लिए काम आनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो देश का यूथ आज भड़कावे में आकर के, बहकावे में आकर के और अपने रोडों के ऊपर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, खुद के लहू को रोड पर बहाते जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है मेरे दोस्तों। ये लहू जो आपका है ये आपका नहीं, ये राष्ट्र का है और राष्ट्र के लिए बहना चाहिए, राष्ट्र की सीमाओं के लिए बहना चाहिए, राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए बहना चाहिए, राष्ट्र की समृद्धता के लिए ये बहना चाहिए। ये आपका लहू इस तरह से बेकार में नहीं बहना चाहिए। जो हो आपके साथ हम सब हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, है ना, लेकिन आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपने विचारों को, अपने जो आपको कमियां लगती हैं उनको जो है बताया जाएगा। और बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक और जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं वो जो बात कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। तो मेरा आप लोग से यही तो एक है कि राष्ट्र का खून राष्ट्र के काम आना चाहिए, रोड के नहीं। हाँ, वीके गुप्ता जी आप सही कह रहे हैं, हमारे नौजवान इस बेहतरीन स्कीम को समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल हाँ, समझ नहीं पा रहे हैं। कोई लोगों के समझाने का अंकित त्रिवेदी जी जुड़े हैं, सादर प्रणाम भाई अंकित जी। लेकिन सर समझा नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्रेमलता यादव जी जुड़ी हैं, गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं प्रेमलता जी और अंकित त्रिवेदी जी। मैं आप सबको जो है सर इस तरह की योजना डेवलप कंट्री के लिए सही हो सकता है जहां रोजगार की उतनी कमी नहीं है, लेकिन जिस देश की सरकार नौकरी ही नहीं दे पा रही है, जहां बेरोजगार 93%, उस देश के लिए कैसे सही हो सकता है। राणा भाई, हम सब, आप भी जो है जब किसी सरकारी दफ्तर में जाते हो तो जब वहां पर आपका काम सही तरीके से नहीं होता है, और होता है तो कितने धक्के आपको खाना पड़ते हैं। सपना यादव जी, राधे राधे सर जी, राधे राधे। MK यादव हिंदुस्तानी, बातें आपकी 100% सही है। इंजीनियर राजेश यादव जी, जय हिंद। तो राणा भाई, आप ये जब आप दुखी हो जाते हो उस काम के कार्यशैली से देख करके, उन लोगों से, तो आपके मन के अंदर क्या आता? आपने शायद ये कभी कहा भी होगा, अगर फौज में रहता तो ये काम ऐसा ना करता, हमें इतने धक्के खाने नहीं पड़ते। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना के तहत ये होने वाली है कि जब वो इस तरह के उसमें आएगा तो आपके उस विचार, व्यवहार और अनुशासन में फर्क आएगा। ये आप देख लीजिए आगे, क्योंकि अभी ये शुरू नहीं हुआ, और जब शुरू हो जाएगा, जब एक साइकिल बन जाएगा तो तब हमारी समझ में आएगा, और हमारी समझ में आने के बाद उस चीज़ के जो फायदे होंगे दूरगामी फायदे होंगे। लेकिन हाँ, जो कमियां हैं मैं उनको कह रहा हूं, और देश की सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं, प्रदेश की सरकारों से भी निवेदन कर रहा हूं कि हाँ, जो आप एक पैकेज दे रहे हैं तो उस पैकेज के ऊपर, और उस जो शहीद हो रहा है, जो मेरा अग्निवीर घायल हो रहा है, तो उसके लिए पेंशन का प्रावधान हो, और वापस आने के बाद उन्हीं का ही राज्य
और मिलिट्री जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उन्हीं में उन्हीं का ही सिर्फ और सिर्फ उनका ही चयन होना चाहिए। हमारी सरकारी दफ्तरों के अंदर उन्हीं का ही चयन होना चाहिए। तभी हम अपने देश को सशक्त, समृद्ध और अनुशासित बना सकते हैं, संस्कारों से भर सकते हैं। तो पवन यादव जी, प्रणाम भाई साहब। सरकार ने अहीर रेजिमेंट के मुद्दे को हटाने के लिए ये सब स्कीम लाई है ताकि यादव समाज के लोग आंदोलन छोड़ दें। आशीष यादव जी, इस स्कीम से अहीर रेजिमेंट का कोई दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं है। अहीर रेजिमेंट हमारा एक अलग आंदोलन है, अलग हमारा संघर्ष है, अलग हमारी मांग है। और इसको ये अहीर रेजिमेंट तो अब सरकार को देना ही पड़ेगा। और ये कोई आज की मांग नहीं है। सरकारों ने भी इसको महसूस किया है कि यादव रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए और बनेगी। ये विश्वास रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको नई दिशा में न भटकें। हाँ अंकित जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हम देखिए, इस चीज़ों को समझना होगा कि आज 17.5 साल का एक बेटा या बेटी आज बिना रोजगारी के आज हम इधर भटकते रहे, रोड पर घूम रहे हैं। तो वो जो नौजवान जब राष्ट्र के लिए आएगा, राष्ट्र के लिए समर्पित होगा, तो उसका एक बिहेवियर भी चेंज होगा, उसका अनुशासन भी चेंज होगा, साथ ही साथ उसको एक सैलरी पैकेज भी मिलेगा। और वापस आने के बाद उसको जो है वापस जब आएगा तो उसको नए आयाम वो अपने देख सकता है, खोज सकता है। ये तो है। ये अगर अहीर रेजिमेंट बन जाता है तो इस योजना से कैसे अहीर रेजिमेंट बहाल सैनिकों को फ़ायदा हो सकता है, प्लीज़ बताइए। अहीर रेजिमेंट बनेगा तो अहीर रेजिमेंट बनने के बाद सर जी, आपने कहा सेना का सम्मान और गौरव सदैव बना रहे। सरकार को आपकी कहीं बात पर सोचना चाहिए। सपना जी, मैं तो सिर्फ जो है राष्ट्र के बारे में चिंतन कर रहा हूँ, राष्ट्र के उन नौजवानों के बारे में चिंतन कर रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से निवेदन भी कर रहा हूँ कि मेरे नौजवान साथी, मेरे नौजवान दोस्त, जो देश की युवा शक्ति है, वो हिंसा न फैलाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुँचाए, अपने लहू को यूं रोड पर न बहाए, बल्कि इस लहू की कीमत को समझिए। राष्ट्र का लहू है और राष्ट्र के लिए बहाएं, तो तब तो इसमें बहादुरी भी है। तो ये राणा जी पूछ रहे हैं, तो ये बहाल सैनिकों को कैसे फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा यार, ये जब एक रेजिमेंट बनती है तो 80-20% होता है। 80% उसी कास्ट के या उसी रेजिमेंट के लोग होते हैं, जिस कास्ट का वो रेजिमेंट है, जिस क्षेत्र का वो रेजिमेंट है। तो जब हमारे जो नौजवान, एक तो पहले फुल स्ट्रेंथ जो है की जाएगी, उसके बाद जब 4 साल के बाद जब हमारे सारे जो युवा साथी हैं समाज के, वो जब वापस आएंगे, चाहे वो बिजनेस करेंगे, चाहे वो किसी दूसरी जगह जाएंगे, तो जो हमारे हर एक समाज, हर एक राष्ट्र का बिहेवियर बदली हो जाएगा। क्योंकि जिस संस्था, जिस माहौल में काम करती है, उनका बिहेवियर, उनकी कार्यशैली, उनकी सोच एक अलग बन जाती है। और हमारी सेना बड़ी गौरवशाली सेना है, बड़ी सांस्कृतिक सेना है। इसमें सम्मान, इसलिए जो है पूरी दुनिया हमारे देश की सेना का सम्मान करती है, देश के सैनिकों का सम्मान करती है। क्योंकि ये देश का सैनिक देश के लिए हर सांस को, हर लहू की बूंद को बहाता आया है और बहा रहा है। और ये नौजवान ही तो इस देश की ताकत है, इस देश के वो सैनिक हैं जो अपने इस राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध करने के लिए ललायत हैं। ये वो यूथ है जिनके अंदर देशभक्ति और देश प्रेम है। तभी तो वो ये कह रहे हैं कि हमें परमानेंट ले लीजिए, हमें जो है, हमें जीवन भर, जब तक हम हमारे लहू की हर सांस इस राष्ट्र को ले चली जाए, हम 4 साल के बाद वापस नहीं आना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की वो इच्छाएं होती हैं, तो सभी को ध्यान रखा जाता है, सभी को ध्यान में रख करके शायद ये योजना का क्रियान्वयन किया होगा। तो ताकि पूरा समाज और ये हमारा जो सोच है समाज की और राष्ट्र की एक अलग बनती हुई चली जाए।
बहुत सारे बड़े स्तर के ऊपर भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है ऐसी योजनाओं के साथ में। लेकिन मेरा फिर बार बार सरकार से, पूनम यादव जी जुड़ी हैं, पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन यादव जी जुड़े हैं, अहीर अतुल वो जुड़े हैं, मनीष सिंह यादव जी जुड़े हैं। मैं आप सबको नमन और वंदन करता हूं और मैं ये विनम्र निवेदन भी करता हूं कि आप जो है मेरी इन बातों को मेरे नौजवान साथियों तक, मेरे सरकारों तक जरूर पहुंचाएं और हर प्रदेश के सरकारों को इसमें आगे आने की ज़रूरत है कि वो आगे आएं। हाँ, यदुवंशी योद्धा परमवीर चक्र विजेता की जय हो। पूनम यादव जी आपकी जय हो, पूरे समाज की जय हो, पूरे राष्ट्र की जय हो। तो मैं आपको सबको पूनम जी नमन और वंदन करता हूँ। अवनीश देशवाल जी जय हिंद, जय हिंद। अवनीश जी, रमेश प्रसाद यादव जी आपको भी नमन है। और तो मेरा आपसे बारंबार हाथ जोड़ करके यही विनम्र निवेदन है कि आप जो है, जो हमारे यूथ भ्रमित हो रहा है, यूथ का जो है जो लहू रोड़ों पर बह रहा है वो ना बहे। मैं यूथ से भी विनम्र निवेदन हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि किसी के बहकावे में ना आए, अफवाहों पर ध्यान ना दें। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि कोई भी राष्ट्र हमारे युवाओं को अंधकार, उनके भविष्य को अंधकार में नहीं डाल सकता। कहीं ना कहीं योजनाएं बन रही होंगी और अगर योजनाएं बन रही हैं तो वो लागू होने में जरूर थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन कर रहा हूं कि जो आपकी योजनाएं हैं, जिस तरह से अग्निवीर के बारे में प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, तो उस जो लोगों ने आपको जो है बताया है, हाँ राणा जी, आपको आप फौज में हैं, अगर हैं तो आपको मैं इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। अगर आपने जो है फौज के अंदर नौकरी की है और अगर आप एज ए सिविलियन है राणा भाई, तो इस चीज़ को समझ पाना फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो पिछले 2 सालों से जो हमारी भर्ती नहीं हो रही है, किस कारणवश कोविड के कारण नहीं हो पा रही है, तो अभी जो भर्ती का जो प्रावधान किया है और किस तरह से जो है आपको मालूम होना चाहिए कि जब, क्योंकि ये एक विकासशील देश है, प्रौद्योगिक से देश है, हर एक यूथ के अंदर बहुत सारी आकांक्षाएं और आशाएं भरी होती हैं और एक यूथ नौजवान और जोशीला होता है। तो आपने ये देखा होगा कि कितने जो हमारे जो एक यूनिट और सेना के अंदर कितने डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं। कुछ तो हमारे जो युद्धकालीन जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर घायल हुए हैं, और कुछ जो है एक होता है बैटल कैजुअलिटी, होता है नॉन बैटल कैजुअलिटी। सर जी 4 साल केवल अनुशासन सीखने के लिए फौज में क्यों जाना? तो वो एनसीसी सब स्टूडेंट के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। सीखने के लिए फौज में क्यों जाना, वो तो एनसीसी सब स्टूडेंट के लिए लागू कर देना। प्रेमलता जी, एनसीसी और फौज दोनों में बहुत फ़र्क है। एनसीसी सिर्फ उसके लिए कुछ सिखलाई दी जाती है फौज के बारे में, काम करने के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में, राष्ट्रभक्ति के बारे में, लेकिन जब वो 4 साल उसी इस सिखलाई दी जा रही है, लेकिन वो जब करेगा तो उसकी मानसिकता बदली होगी, उसकी मानसिकता बदली होगी। हाँ, तो जब वो हमारे डिसेबल्ड लोग होते हैं, हाँ, जो फिर तो उनके लिए ये एक जो वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाते क्योंकि वो डिसेबल्ड हो चुके हैं। तो अब उस तरह की जो हमारी जो एक सेना यंग रहेगी। आप लोगों को मालूम है कि जब हाई एल्टीट्यूड के अंदर जब लड़ाई युद्ध लड़े जाते हैं तो वो एक नौजवान जिसके अंदर जोश होता है, जुनून होता है, शक्ति होती है, वो जोश और जज्बे के साथ में युद्ध को जीत जाते हैं।
क्योंकि वहाँ उसको सोचने और समझने का बस एक ही होता है कि जिस मकसद से वो सेना की वर्दी को धारण किया है, उस सेना की वर्दी के लिए अपने आप को मिटा दे। तो आप सब, सचिन यादव जी, जय यादव, जय माधव, कपिल, जय हिंद भाई, आप सब जो जुड़े हैं, और आपको अगर लगता है कि मैं लग रही हैं, अगर राष्ट्र हित में लग रही हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि ये मेरे नौजवान साथियों और सरकारों तक जरूर इन बातों को पहुंचाएं, ताकि सरकार इन चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श भी करे और अपने नौजवानों के लिए दूसरे जो उनकी योजनाओं के विकल्प हैं उनके बारे में समझाएं और लिखित में उस चीज़ों का। सर 4 साल बाद जब उसे निकाल दिया जाएगा तब उसकी मानसिक स्थिति का क्या होगा। पूनम यादव जी, प्रेमलता जी और पूनम यादव जी, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक साइकिल बनने वाला है। आप लोग प्रेमलता जी और पूनम यादव जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी सरकारी दफ्तर में या कहीं पर भी आप काम करने के लिए कुछ काम कराने के लिए गए हैं, जब आपके काम को कितने समय के बाद वो काम पूर्ण होता है, उनकी मानसिकता देखिए, उनका जो है लोगों का विचार देखिए, काम करने के तौर तरीके देखिए, तो वो आप परेशान हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने सीखा ही वो हो। तो जो हमारा ये अग्निवीर है, जब वहाँ से वापस आकर के जब सरकारें इनको इन सेक्टर्स के अंदर भर्ती करेगी, तो आपको एक फौजी कल्चर से, फौजी जो है अनुशासन, फौजी जो है कार्यशैली से आप इसको देख पाएंगे, और ये एक बहुत बड़ी मानसिकता को बदली कर सकता है। प्रेमलता जी, जो निकाल दिया जाएगा, बहुत सारे युवा ऐसे हैं कि जो ज़्यादा नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे युवा हैं आज भी जो ज़्यादा नौकरी नहीं करना चाहते हैं। वो कुछ 4-5 साल अपना जो नौकरी करके फिर वापस अपना व्यवसाय कर, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है कि उनको कोई ये नहीं है कि आपने जो है वहाँ पर रहना ही रहना है। और ये तो 25% जो वापस जाएंगे तो वो पूरी अपनी क्षमता का पूरे जीवन भर उसको देश के लिए समर्पित कर पाएंगे। कुछ कमियां हैं पूनम यादव जी, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी सरकार ने सिर्फ जो है 1 करोड़, अगर वो शहीद हो जाता है तो 1 करोड़ है। मैं सरकार से कह रहा हूं कि 1 करोड़ तो आप दे रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ के बाद उसके माँ बाप क्या जीवन भर 1 करोड़ से जीवन यापन कर पाएंगे? क्या अगर उसकी शादी होगी है तो उसका अगर छोटा बच्चा भी होगा तो क्या वो पत्नी, क्या वो वीरांगना 1 करोड़ से अपने बच्चे को, अपने परिवार को पाल सकती है, भरण पोषण कर सकती है? कितने दिन तक कर सकती है? तो क्यों ना उस परिवार को पेंशन का हक मिलना चाहिए। उस परिवार को फिर जो आज भी है कि उनको जो है सरकारी नौकरी एक दी जाती है, उसकी पत्नी को अगर वो योग्य है तो उसको सरकारी नौकरी भी दी जाती है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कोई घायल हो गया है, विकलांग हो गया है, तो उसको भी पेंशन का हक मिलना चाहिए, उसको भी पेंशन देनी चाहिए। तो ये मेरा जो 25% रखने की बात हो रही है, उसमें करप्शन और जातिवाद हो सकता है। जो बड़े अधिकारी होंगे अपनी जाति को देखकर चयन करेंगे। नहीं पूनम यादव जी, ऐसा नहीं होगा। जो हमारी सेना की एक प्रक्रिया है, जिसमें सभी का एक परसेंटेज है, उसी परसेंटेज के हिसाब से जो है भर्तियां होंगी। और ये अगर ऐसा होता तो अब तक न जाने फिर तो किसी एक ही न जाने कितने एक ही जाति के, एक ही धर्म के, एक ही क्षेत्र के लोग भर्ती सेना के अंदर हो चुके होते, उन्हीं का जो है आधिपत्य हो चुका होता पूरा इसके ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं
कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं हो जाएगा। जो एक पैरामीटर बना हुआ है सेना के लिए, वो पैरामीटर के हिसाब से ही जो हमारा क्षेत्र कास्टिज्म के हिसाब से जो भर्ती होती है, जो 25% में, उसी प्रकार से उनको रखा जाएगा, उन्हीं प्रकार से उनको लिया जाएगा, उसी प्रकार से जो आज परिस्थिति, आज जो सेना के सैनिक हैं जिस उसमें हैं, उसी तरह से हो। तो ये लोग कुछ भ्रमित कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए। तो मैं युवाओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप भ्रमित ना हो, अफवाहों में ना हो। बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, बहुत सारे लोगों अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी सोच, अपनी समझ के अनुसार अरे प्रेमलता जी आपने जो है बहुत आदरणीय। हाँ, तो मेरा आप लोगों से मनोज यादव जी, क्या अग्निवीर नाम नमक और निशान के लिए अपनी जान देगा? जब उसे पता चलेगा 3 साल में निकाल दिया जाएगा। अरे मेरे भाई, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने तो कोई वर्दी नहीं पहनी थी, वो नाम नमक और निशान के लिए नहीं थे, लेकिन फिर भी तो उन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी थी। जिसके अंदर जान देने का जज्बा होता है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ वो जज्बे से अपने देश और अपने मान और स्वाभिमान के लिए अपने आप को मिटा देता है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, और आप सबको गर्व होना चाहिए कि इस हिंदुस्तान की धरती जो वीर और वीरांगनाओं की धरती है, शौर्य और पराक्रम की धरती है, उस शौर्य और पराक्रम में का जो लहू हमारे अंदर भी बह रहा है। और आज देश का कोई भी युवा वो ये नहीं देखेगा कि वो 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए या 25 साल के लिए, वो ये देखेगा कि सामने दुश्मन है। और अपने राष्ट्र को रक्षित और सुरक्षित करने के लिए वो नौकरी के ईयर्स नहीं गिनेगा, बल्कि वो अपने कर्म की पथ के ऊपर अपने लक्ष्य को, अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य का निर्वाह करेगा, और उसी कर्तव्य के लिए वो अपने प्राणों का बलिदान भी देगा। तो ऐसे नहीं। जज्बा कैसे होगा सर, जब उसका शुरू से मोराल गिरा हो? अरे नहीं मनोज भाई, जज्बे अगर उसमें जज्बा नहीं होगा तो वो कैसे फौज में भर्ती होगा? जज्बे वाले तो फौज में भर्ती जाते हैं, उन्हीं को तो सेना प्यारी लगती है जिसमें जज्बा होता है, जिसमें जुनून होता है, जिसमें राष्ट्र पर मर मिटने की जो ना क्षमता होती है, सक्षमता होती है। तो ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है मनोज भाई कि जज्बा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जज्बा यार? जज्बा है तभी तो सेना के अंदर भर्ती हो रहा है। अगर जज्बा ही नहीं होता तो सेना के अंदर क्यों जाए? तो जज्बा, जुनून और जोश जो हमारे नौजवानों के अंदर है, सेना के अंदर जाने के लिए है, तो सेना के अंदर वो जाएगा तो अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो अपने राष्ट्र को रक्षित और सुरक्षित करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देगा। तो ऐसा नहीं है मेरे साथियों। दोस्तों, भ्रमित ना हो, अफवाहों से दूर रहें। राजनीतिक लोग, असामाजिक तत्व आपको गुमराह कर रहे हैं, और आपको जो है इस सपना यादव सर जी, ये सरकार जो कहती है कभी नहीं करती, कभी नहीं नया नियम बनाती। विश्वास करना जा सकता है, नेताओं को सब मिलकर देश के जवानों का हर समय टेंशन में रहता है, आपको पेंशन क्यों नहीं, ये लोग। हाँ देखिए, जो हमारे कुछ लोग हैं, जो सलाहकार हैं, जो जिस तरह की उनके विचारधाराएं, सोच होती है, उसी प्रकार का वो इन योजनाओं को करते हैं। लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ मैं इस प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, और हमारे तमाम भारत सरकार के जो वरिष्ठ जन हैं, जो भारत सरकार है, मैं उससे
निवेदन यही करता हूं कि जो इसमें कुछ खामियां लोगों को जो है भ्रमित कर रही हैं, सर जी ये नियम जज्बा ख़त्म करना है। अरे प्रेमलता जी, जज्बा ख़त्म नहीं कर रहा। मुझसे पूछो कि मुझे पेंशन नहीं, अगर जज्बा है अब उसने कभी सोचा था भगत सिंह ने कि मुझे पेंशन मिलेगी मैं मरने के बाद में मेरे परिवार को? नहीं ना, वो तभी भी तो अपने राष्ट्र के लिए मर गया था। और मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूँ कि इस देश का नौजवान अपने राष्ट्र पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तैयार है। अगर आपको भी आज सेना के अंदर प्रेमलता जी भेजा जाए, क्या आप ये देखेंगे कि मैं 3 साल नौकरी करूंगी और वापस आ जाऊंगी? हैं? आप ये देखेंगे कि जो आपको काम मिला है उसको सही तरीके से, पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ में आप उसको निर्वाह करेंगे। उसके लिए आपकी जान भी चला जाए तो आप कभी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि जो संगठन होता है तो मैं आप सबसे जो है इसी चीज़ का विनती करता हुआ यही कहूँगा, अरे अभी ये देखो आरआर यूनिट अग्निवीर पे ट्रस्ट करेगी जब वो सर्च में जाएगी। अरे मेरे भाई अग्निवीर, आपने मनोज यादव जी, आप फौज में रहे हैं, आरआर यूनिट होती क्या है? हाँ, आरआर यूनिट होती क्या? अरे आरआर यूनिट इसी तरह से होती है कि हर 3 साल के बाद में हर नौजवान बदली होता चला जाता है। सर जी वो फ्रीडम फाइटर थे, तो हम क्या हैं? प्रेमलता जी हम क्या हैं? हम उनकी दी हुई आज़ादी के रक्षक हैं। हम सब वो रक्षक हैं और हमारा एक दायित्व बनता है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हमें मौका मिला है। प्रदेशाध्यक्ष उमराव यादव जी, मैं तो आप लोगों के माध्यम से युवाओं को ये कह रहा हूँ कि आप हिंसा मत कीजिए और जो हमारी जो प्रॉपर्टी जल रही है उसको मत जलाइए, नुकसान नहीं कीजिए, क्योंकि ये राष्ट्र का नुकसान नहीं, हम सबका नुकसान है। और जो आप खून इस तरह से बहा रहे हैं, ये आपका खून नहीं, ये राष्ट्र का खून है, राष्ट्र पर बहना चाहिए। इसलिए मैं